विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मैं सहमत हूं इस बात से सत्यप्रकाश जी ने जैसा पहले कहा, वो ये कि इस चुनाव में ये तमाम मुद्दे दरकिनार हो गए। ये जो जिन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए था, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, अंततः उन मुद्दों पे बात नहीं हुई और ये चुनाव व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का इसलिए ज्यादा मंच बनकर रह गया। चुनाव प्रचार, आप पूरे चुनाव प्रचार पे देखेंगे तो एक दूसरे के मीन मेख निकालने में लोग लगे रहे, मुद्दों पे बात कम हुई। किन चीजों से बेहतरी आ सकती है, किससे आदिवासियों का जीवन स्तर सुधर सकता है, कौन से प्रावधान किए जाने चाहिए, तो इन मुद्दों पे बात नहीं हुई। इसका कोई रोड मैप न तो सत्ता पक्ष की ओर से दिखा, न विपक्ष की ओर से दिखा, तो ये दुखद स्थिति है। सत्यप्रकाश जी, आप इस पे क्या कहेंगे? आदिवासी नॉन आदिवासी नैरेटिव को इस विधानसभा चुनाव में आप कैसे देखें? नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। आदिवासी में भी नॉन आदिवासी में भी दोनों तरह के विचारधारा के लोग हैं। एक धड़ा अगर बीजेपी में काफ़ी आदिवासी हैं तो बीजेपी के खिलाफ भी काफ़ी आदिवासी हैं। एक स्ट्रांग लीडरशिप रहा है कड़िया मुंडा से लेकर अर्जुन मुंडा तक बीजेपी में। तो रामेश्वर उरांव अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं यहाँ प्रदेश के। तो आदिवासी नॉन आदिवासी बोल के कुछ नहीं है, उतना ज्यादा नहीं रहा। आशुतोष सर, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि झारखंड पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में आदिवासी संख्या अब कम हो चुकी है, काफी 27 के आसपास है। इसलिए आदिवासी वोटर्स जो है अपने क्षेत्र में जहां उनका प्रभाव है, संथाल हुआ, कुल्हान हुआ, वहां तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ट्राइबल नॉन ट्राइबल का। लेकिन आज भी झारखंड का आदिवासी जहां था वहीं है। और एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि जो सरना आदिवासी हैं वो तो बीजेपी के साथ रहते हैं। अब देखिए, खुल के बोलना पड़ रहा है। और जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं वो स्पष्ट रूप से गठबंधन के साथ हैं, चाहे वो गठबंधन में चाहे जेएमएम के साथ रहें चाहे कांग्रेस के साथ रहें। जी, ये स्पष्ट बात है। ट्राइबल को कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी गांव देहात में पेड़ के नीचे सोया पड़ा हुआ है, उनको कोई फायदा बस हड़िया पिए हैं और कोई फायदा नहीं। आप बताइए सर। देखिए, झारखंड में 19 साल में तमाम लोगों की सरकार बनी। जो कहते हैं कि हम आदिवासियों के सुरक्षा के लिए आए हैं, उनकी सरकार ही बनी। आदिवासियों की स्थिति लेकिन बदली नहीं। बीजेपी के साथ भी यही है, जेएमएम की सरकार रही तभी भी यही। आदिवासी जो बेस है उनका, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब जब राजनीति की बात है तो बीजेपी ने एक जरूर ट्रेंड सेट किया कि हम एक नॉन आदिवासी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाएं और एक एग्जाम्पल की तरह उसको करना चाहती है कि हमारे लिए गैर आदिवासी और आदिवासी कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन ये चुनाव में उसको कितना फायदा होगा, ये चूंकि अब 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, तो ये देखने वाली बात हुई कि किस तरह से नॉन आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी को इसका फायदा होता है, या फिर इस बात को विपक्ष भुनाने में सफल रहता है कि झारखंड को एक नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री देकर के बीजेपी ने आदिवासियों को छला है। तो ये 23 तारीख को ये तय हो जाएगा कि पुष्कर सर, आप तब से बात कर रहे थे आरक्षण की, आदिवासियों की हालत वही रही है। क्या पॉलिटिक्स आप इस विधानसभा चुनाव में देखते हैं? अच्छा, आरक्षण जो शब्द है, मैं आरक्षण को मैं संरक्षण के संदर्भ में कह नहीं दे जी। मैं आदिवासी के संदर्भ में बोलना चाहता हूं और गैर आदिवासी का। झारखंड में आप जयपाल सिंह मुंडा का नाम सुने होंगे। जयपाल सिंह मुंडा के उससे पहले आदिवासी महासभा चलता था झारखंड में। जब जयपाल सिंह मुंडा आए राजनीति में सक्रिय रूप से, तो उन्होंने आदिवासी महासभा को भंग करके झारखंड पार्टी का निर्माण किया। तो वहीं पर आदिवासी और नॉन आदिवासी का जो ड्यूरेशन था या बीच जो खाई था, उसको उन्होंने भर देने का काम किया। इसलिए यहाँ कोई फीलिंग नहीं थी। इसलिए यहाँ पर कई कवि हुए, उन्होंने कहा कि झारखंड के 2 संतान, आदिवासी और सदान, एक माँ के 2 संतान, ऐसी नारा भी चला और ये लगातार चलता ही रहा। इसमें कोई फीलिंग नहीं रही। अलग राज्य भी बना तो अलग राज्य के मुद्दे में कहीं आदिवासी और सदान वाली कोई बात ही नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे राजनीति आ गया तो स्तर कई लोगों ने गिरा दिया, जातीय विशेष वर्ग में आ गया। अगर जाति कोई विशेष जाति का है तो किस वर्ग से आता है, यहाँ तक नैतिकता गिरी लोगों के। लेकिन आदिवासी और नॉन आदिवासी में कोई फीलिंग नहीं है आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, और वो बना हुआ है।
वो गैप एक डिस्टेंस एकदम एकदम आज भी पार्लर है। इसलिए देखिए कि यहाँ कई प्रथा चलता है। यहाँ 2 त्योहार आता है जिसमें सरहुल में देखिएगा सामूहिकता की बात है, एक साथ जुड़ा कर नाचता है। अखड़ा में भी देखिएगा तो सभी नाचने वाले लोग एक ही है। कौन राजपूत है भी पता नहीं चलेगा। राजपूत अगर राजा है तो देखिएगा कि जो उसके घर में सर्वेंट महतो है तो महतो गाना गा रहा है और राजपूत ढोलक बजा रहा है राजा। इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ एक अखड़ा में सब नाचने वाले लोग, सामूहिकता की बात होती है झारखंड में। इसलिए यहाँ हरियर महतो भी है, हरियर सिंह भी है, हरियर मुंडा भी है, हरियर पाठक भी है, हर तरह के एक ऐसा चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं? क्या किसी तरीके से प्रभावित हुई है आदिवासी नॉन आदिवासी पॉलिटिक्स? ये तो सरकार को क्या प्रभावित करेगी? कुछ कुछ क्षेत्रों में हुए हैं। जैसे देखिएगा कि जो आपका इधर कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान में अभी आपका देखिएगा तो मुंडा को लेके हुआ है कि नहीं ये मुंडा है, और कुछ लोग बोला कि नहीं ये हो है। इस मुंडा में बोला कि मुंडा में पातर मुंडा है और मुंडा है। ये कई तरह की बातें आई थी, आपसी बातें आई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर आया है। जिसमें कि कुछ उरांव में भी कुछ मुंडा बेल्ट में उरांव लोग हैं, हो में भी कुछ उरांव लोग हैं, तो उसको भी अंतर करने का काम किया है। जैसे कि आप देखिएगा कि एक IPS अधिकारी में है, IAS में रिटायर होने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं कि बड़े पार्टी से, तो उन BRS लेके, तो उनके संदर्भ में भी नहीं नाम लेना चाहिए, लेकिन उसके संदर्भ में भी स्थानीय लोग जो उस मुंडा ग्रुप से नहीं आते हैं तो उसको बोला कि नहीं ये अब चाईबासा सीट की बात जी 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 अब तो उसके संदर्भ में भी लोगों ने नुक्ताचीनी की, जो बातें नहीं आनी चाहिए, लेकिन राजनीति में वो बातें आई। जैसे लोहरदगा के संदर्भ में भी आया कि वहाँ आसू पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, तो वो किसी की पत्नी है, तो वो भगत कम्युनिटी से है, टाना भगत ग्रुप से, लेकिन उसकी मिसेस जो रही वो टाना भगत परिवार से नहीं, बैकग्राउंड नहीं था, तो उसके संदर्भ में भी कई तरह का फीलिंग की बातें आई। तो कहीं ना कहीं आदिवासी पॉलिटिक्स रही है, हाँ रही है। तो स्वाभाविक है मेरे ख्याल से ये तो झारखंड में लड़ोगे चुनाव और 27% जहां उसका परसेंटेज हो, तो कहीं ना कहीं तो उस बात को तो आना है ना सामने। और जहां उनकी सीटें हैं, जो ST सीटें हैं, तो उस पर तो उनका प्रभाव चलेगा ही। और उसमें उसी में पातर मुंडा हो, चाहे खड़िया हो, चाहे उरांव हो, तो आपस में वो विद्वेष की भावना तो आएगी ही। बहुत सीधा सा सवाल, इसके बाद हम चलेंगे, मेरे ख्याल से इसके बाद हमें रैप अप कर देना चाहिए, क्योंकि हम मोटा मोटी हर सवाल को उठा चुके हैं और आप लोगों को समय ज्यादा ले लेंगे। उसके बाद 81 सीट्स पे कौन कितना ला रहा है और हम किसकी सरकार, एकदम फटाफट बेझिझक। देखिए इस बार कहना मुश्किल है, पहले ये तो कहना हमेशा मुश्किल रहता है। इंट्यूशन, कैलकुलेशन सर। इस बार जैसे बीजेपी एक नारा लेके चली थी 65 पार जी, तब वो शायद आजसू के साथ थी जब ये नारा न, उसके बाद भी आपकी बार 65 पार, तो ये 65 पार उनके लिए बहुत दूर की चीज है। 65 पार नहीं, फिर भी बहुमत तक तो आप उनको ला रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। वो बाहर से समर्थन लेना पड़ेगा, बाहर से लेना। हाँ, और 2-3 पार्टियां मिलकर ही सरकार बना पाएंगे। ठीक है, आपके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन होने जा रहा है, कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं, चेहरा पहले तो से जाहिर है, बनेगा कौन मुख्यमंत्री? वो तो डिपेंड करता है कि किस पार्टी के का। दोनों ही पार्टियों को मतलब थोड़ा एक अगर महागठबंधन का बनता है तो हेमंत सोरेन तय है, और बीजेपी का। मैं अगर आपसे पूछूं पर्सनली कि आपके लिए मुख्यमंत्री 23 तारीख के बाद कौन बन रहा है, तो क्या जवाब? कहना मुश्किल है। मुश्किल है। नहीं, ये बात तो कही नहीं जा सकती है कि मैं किसे चाहता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ वो रण क्षेत्र में ही नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं जैसे व्यक्ति की कल्पना करता हूँ वैसा तो व्यक्ति तो मुझे दिखता ही नहीं है चुनाव में। रही बात इस चुनाव में सीट्स की, तो ये बिल्कुल तय है कि किसी सिंगल पार्टी की बहुमत वाली सरकार नहीं बनने जा रही है। सरकार 2-3 पार्टियों के मेल से बनेगी। अब जो बना ले, संख्या बल जिसके पास आ जाए जोड़ तोड़ के, तो सरकार। हाँ, चांसेस किसकी है? नहीं, मुझे की चांसेस ज्यादा लग रही है आपको या नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी। ये बात तय है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो वो बीजेपी बनेगी। इसलिए पहले उसको स्कोर, मतलब पहले उसको चांस मिलेगा
ये समझता हूँ। सबसे बड़ी पार्टी तो संवैधानिक बाध्यता भी होगी कि उसको सबसे पहले आमंत्रित किया जाए, और बीजेपी ये कोशिश करेगी, पुराने अनुभव भी बताते हैं, दूसरे राज्यों के अनुभव भी बताते हैं कि बीजेपी के पास अगर कोई ऐसा अवसर आएगा तो वो इसको कतई चूक किसी तरह की नहीं करना चाहेगी बीजेपी। किसी तरीके से वो बना लेगी। हाँ, पुराने अनुभव यही कहते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी होने जा रही है, सरकार उसकी अगुवाई में बननी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा दिख रहा है अब तक की। कई उदाहरण है जी आशुतोष जी बताइए। इस बार फिर पुरानी यहाँ इतिहास दोहराया जाएगा। हाँ, उसी नहीं, उसके पहले जो मतलब कोई स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलता था और जोड़ तोड़ की राजनीति होती थी, वही इस बार फिर यहाँ होने जा रहा है। क्योंकि संथाल एरिया जो है वहाँ जहाँ कल मतदान होने वाला है, उस एरिया में ऐसा सुनने में आया है, हम लोग आप लोग गए भी होंगे, देखिए। हाँ, कि वहाँ जो है बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि महागठबंधन इस बार प्रभावी हो जाए, हो जाए, और यदि महागठबंधन का जो नाम सामने है तो वो है सामने वो। जी क्या कहेंगे आप जयशंकर जी? देखिए, पहला और दूसरा फेज से अगर हम बात करें तो पहला दूसरा फेज में नेक टू नेक लड़ाई था। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। थर्ड फेज फोर्थ फेज में बीजेपी ने अपने आप को रिटेन किया है, लेकिन फिफ्थ फेज के इलेक्शन जब हुए हैं उस समय जो दिल्ली और दूसरे शहरों में एनआरसी और सी कैब को लेकर कुछ इशू है, वो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला, उसमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट के साथ में बीजेपी को शायद उन जगहों पर ही फायदा होगा। तो टोटालिटी में हम बात करें तो बीजेपी निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी ए टीम बी टीम आसू जेवीएम या निर्दलीय जो है वो सब मिला जुला करके ये बीजेपी सरकार बना लेगी, ऐसा दिख रहा है। अब नंबर क्या आएगा लास्ट में वो तो 23 तारीख के बाद हमें पता क्या चलेगा। एक सेकंड, हाँ, एक इस बार जो एक तो बीजेपी की सरकार रही है तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो होता है वो दिखेगा, वो परसेंटेज भले कम रहे, वो दिख रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी एनडीए का गठबंधन स्ट्रांग नहीं है, अगर उसके साथ एक दो पार्टी भी है तो अब खुद से लड़ रही है। देश में लगभग उनका नहीं, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। झारखंड में आजसू के साथ वो नहीं है, लोजपा खुद से लड़ रही है, तो जेडीयू का तो पहले से भी नहीं था, तो बीजेपी अकेले दम पे अकेले चल रही है। दूसरी तरफ जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो बहुत सक्सेसफुली इस बार गठबंधन की है, और उनके जो वोट हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जो एक विचारधारा के लोग हैं, तो वो उनका वोट इकट्ठा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर। एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, हेमंत सोरेन 3-4 महीने से पूरे झारखंड में परिवर्तन रैली के नाम पर दौरा कर रहे हैं, तो उन्होंने काफी अपनी स्थिति उन क्षेत्रों में मजबूत किया है, इसका हो सकता है कुछ फायदा उनको मिल जाए। एक चीज और मैं भी कहूँगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, उसका एक उदाहरण और है कि कुछ जो छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ कभी नहीं रही, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके जो लीडरशिप हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस में उलझे हुए हैं कि उनको सत्ता के साथ जाना मजबूरी हो जाएगा। जैसे झारखंड पार्टी से हुए, अगर 2 विधायक आ गए तो बीजेपी के साथ जाना ही होगा उनको। कमलेश सिंह अगर निर्दलीय या एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं, उनको भी सत्ता के साथ जाना होगा। या फिर 1-2 ऐसे और जो चेहरे हैं जो चुनाव जीतते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ या सत्ता के साथ जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। क्या पुष्कर जी, आपका क्या कहना है? सरकार तो गर्भ में है अभी, अभी तक 23 को क्लियर होगा, लेकिन जो सीन आना चाहिए सरकार के पक्ष में, वो सरकार नेशनल पार्टी के पक्ष में, वो सीन स्पष्ट नहीं दिख रही है। जो 65 पार के नारा दी थी, अभी बोल रहे कि 40 तक अपने बोल रहे हैं, 40 में आ गए, और आज बोल रहे हैं कि 25 में हो सकता है हम लोग आएंगे 25। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी इंटरनल में ही बात बता रहा हूँ।
तो इससे स्पष्ट हो रहा है, और उन्हीं के एक पार्टी के एक विधायक अभी जस्ट छोड़े हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो बोले कि 15 पार नहीं कर सकते हैं। ये करेक्ट, वो भी थिंक टैंक कहे जाते हैं, तो उनके बातों को हम लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कई जगह नुकसान में है, क्योंकि उसके साथ में जो आजसू पार्टी है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इसको नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं, खास करके कास्ट लाइन में, महतो के लाइन में, जो एक बड़ी संख्या को ये पूरब का जो पूरा क्षेत्र है, रांची से पूर्वी क्षेत्र, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सरायकेला से लेकर दूसरे सारे क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, जो जिसको बीजेपी को बेनिफिट होता था, वो इस बार भयानक लूज कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं खामियाजा नहीं, ये तो बात, ये तो अमित शाह ने फर्स्ट फेज में ही कहा था कि हम सरकार आजसू के साथ मिलकर बनेंगे। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने मान लिया कि आजसू के बिना हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात बोल के आजसू को डैमेज करने का काम किया था अमित शाह ने, क्योंकि एक वोट था, एक वर्ग था जो कि आजसू के साथ स्वतः जुड़ने लगा था, जिसमें कि देखिएगा कि प्रदीप कुमार बालमुचु जो कांग्रेस के थे, क्रिश्चियंस कम्युनिटी से भी आते हैं, उन्होंने इनके साथ आ गया, मतलब एक जमात उनके साथ जुड़ गया था। फिर एक जेएमएम के बड़े एक्स एमएलए आपका पाकुड़ से भी लड़ रहे हैं, अकील अख्तर, वो जुड़ गए थे, तो एक कम्युनिटी उनके साथ में आजसू की तरफ आने लगा था, तो एक मास मोबिलाइजेशन आजसू के पक्ष में होने लगा, जो भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज थे, जैसे कि इनके तरफ आने लगे थे, जैसे कि आपका देखिएगा कि राधा किशोर एक बड़ा चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आने लगे, ऐसे कई चेहरे थे जो कि आजसू को बड़ा लीडर के रूप में रेडीमेड मिलने लगा, जिसका फलाफल दिखाई देगा इस चुनाव में। हाँ, इसलिए चुनाव बहुत चौंकाने वाला परिणाम लेके आएगा। सीट में आप कितना दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को, और आपको कौन लग रहा मुख्यमंत्री बनेगा? मैं दे नहीं रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 25 तक वो लोग खुद बोल रहे हैं, तो रघुवर को नहीं बनाने चाह रहे। हाँ, आजसू मैक्सिमम अगर पर हेमंत को ले रहे हैं। नहीं, देखिए अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नहीं, मैं चूंकि मेरा स्मार्ट पर्सनालिटी है सुदेश महतो, तो जाहिर सी बात है मेरा झुकाव स्मार्ट है, उसका वर्क कल्चर जो है और एक विजन है, और सेल्फ मेड लड़का है वो लड़का, आज के तारीख में सेल्फ मेड है, और उसके पास देखिएगा कि जो विजनरी है। तो आप उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो आपके पास दो ही मुख्यमंत्री ऑप्शन है, हेमंत या रघुवर, और आपके लिए फिलहाल नहीं, रघुवर का सीएम होंगे ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं की है, नहीं की है। अच्छा। लेकिन ये गठबंधन के तय होगा कि चूंकि जो गठबंधन में मान लिया आजसू आ जाता है या जेवीएम भी आ सकता है, ये चौंकाने वाला परिणाम होगा, और सीएम भी चौंकाने वाले होंगे, सीएम का चेहरा भी चौंकाने वाला हो सकता है, इसलिए सब कुछ चौंकाने वाला परिणाम लेकर आएगा नया साल। एक चीज और है, आजसू जो है उस सत्ता के लिए महागठबंधन में भी जा सकती है, मान लीजिए बीजेपी की, हाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनता है तो वो उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव, कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है, कोई जा भी चुके हैं। उनके एक मंत्री सुदेश महतो पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन उनके एक मंत्री जो थे वो जेएमएम में मंत्री भी थे, वो इसलिए वो दोनों जा सकते हैं। कुछ कह रहे थे? नहीं, वही मैं हाँ, तो कुल मिला के ये डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन हम यही खत्म करते हैं। साफ तौर पे हमने शुरुआत की झारखंड की पॉलिटिक्स में क्या नया बदलाव आया, वोटरों के ट्रेंड में क्या बदलाव आया, साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या कुछ नया रहा झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में, और 2020 में कौन बना लेगा अपना सरकार और कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री। ये भी लगभग अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी यहाँ पे हमारे साथ 5 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, जिनमें से 3 ने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुमकिन है कि सरकार बना लेगी किसी भी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी इतने कम में आंकना ये ठीक बात नहीं है। तो 23 दिसंबर के बाद हमें और आपको और हम सबको इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा इस झारखंड को कौन मिलने जा रहा है। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे, तब तक आप देखते रहे सिटी पोस्ट। हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।